स्वागत है आपका सीए एमसीक्यू के आज के एपिसोड में। चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में खबरों में चर्चित दीर अल बलाह और मुवासी किससे संबंधित हैं? विकल्प ए सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच विवादित सीमा क्षेत्र। विकल्प बी फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोटों से प्रभावित क्षेत्र। विकल्प सी गाजा पट्टी में संघर्ष प्रभावित क्षेत्र। या विकल्प डी बेलारूस पोलैंड सीमा पर शरणार्थी बस्तियां। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। दीर अल बलाह गाजा पट्टी में स्थित एक शहर है, जबकि अल मुवासी दक्षिणी गाजा का एक तटीय क्षेत्र है। ये दोनों क्षेत्र वर्ष 2023-24 में भड़के इजराइल हमास संघर्ष के कारण प्रमुख रूप से समाचारों में रहे हैं। यह क्षेत्र गाजा में व्याप्त गंभीर मानवीय संकट को दर्शाते हैं, जिनके बारे में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा बार बार भीड़भाड़, चिकित्सकीय सहायता की कमी और खाद्य असुरक्षा जैसे मुद्दों की रिपोर्ट की गई है। अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक निकाय है जो राज्यों के बीच कानूनी विवादों के समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित विषयों पर परामर्श मत प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, जिनके विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। आईसीजे की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक निकाय है। यह देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित मामलों में परामर्शात्मक राय देता है। अतः कथन एक सही है। नीदरलैंड के हेग में स्थित यह न्यूयॉर्क के बाहर संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र अंग है। इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं तथा इनके विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 94 के अंतर्गत सभी सदस्य देशों को आईसीजे के निर्णयों का पालन करना होता है। हालांकि इसके परामर्शात्मक मत बाध्यकारी नहीं होते। अतः कथन 2 सही है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्षों के कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाता है। नीलगाय ब्लू बुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एशिया की सबसे बड़ी मूल मृग प्रजाति है। दूसरा, यह मुख्यतः दिवसचर यानी दिन में सक्रिय होता है। तीसरा, यह वर्ष भर प्रजनन व्यवहार प्रदर्शित करता है तथा इसकी गर्भधारण अवधि लगभग 8 महीने की होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 और विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। नीलगाय यानी ब्लू बुल या ब्लू बक भी कहा जाता है, एशिया की सबसे बड़ी मृग या हिरण प्रजाति है। यह मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है, जो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैली हुई है। अतः कथन एक सही है। नीलगाय दिनचर प्राणी हैं, अर्थात वे मुख्यतः दिन के समय सक्रिय रहते हैं। वे शुष्क उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं और शाकाहारी होते हैं, जो घास, जड़ी बूटियां, पत्ते, बीज और आमतौर पर काष्ठीय पौधों पर भोजन करते हैं। अतः कथन 2 सही है। यह प्रजाति पूरे वर्ष प्रजनन के लिए जानी जाती है और इसका औसत गर्भधारण अवधि लगभग 8 महीने की होती है। यह बिना किसी सख्त मौसम पैटर्न के अपेक्षाकृत निरंतर प्रजनन की अनुमति देता है। अतः कथन 3 सही है। हाल ही में एक सामान्य उद्देश्य के लिए समाचारों में देखे गए तुंगा और विलो निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? विकल्प ए उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और क्वांटम प्रसंस्करण के लिए विकसित उन्नत चिप प्रौद्योगिकियां। विकल्प बी ग्रामीण भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए स्वदेशी भूस्थानिक डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए। विकल्प सी सटीक कृषि के लिए एआई और आईओटी को एकीकृत करने वाली स्मार्ट सिंचाई प्रणालियां। या विकल्प डी कृषि अपशिष्ट को कम करने के लिए जैव इंजीनियर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। RISC-V आधारित सिस्टम ऑन चिप कैलिगो ट्रेकोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें एक पॉजिट न्यूमेरिक यूनिट है। इसे उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यभार के लिए डिजाइन किया गया है, जो पारंपरिक फ्लोटिंग पॉइंट सिस्टम की तुलना में बेहतर परिशुद्धता तथा गतिशील रेंज प्रदान करता है। दूसरी ओर विलो गूगल द्वारा विकसित एक नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है,
जो क्वांटम प्रोसेसर के स्केल के अनुसार कंप्यूटेशनल त्रुटियों को काफी कम कर देती है, जिससे विश्वसनीयता और प्रदर्शन में वृद्धि होती है। दोनों प्रौद्योगिकियां उन्नत चिप डिजाइन और अगली पीढ़ी के प्रसंस्करण आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रमुख प्रगति का प्रतिनिधित्व करती हैं, अतः विकल्प ए सही है। निसार उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। दूसरा, इसे पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए प्रत्येक 12 दिन में पूरे विश्व का मानचित्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरा, यह नासा के एल बैंड रडार और इसरो के एस बैंड रडार को मिलाकर दोहरी आवृत्ति वाली रडार प्रणाली से लैस है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। निसार नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार नासा और इसरो द्वारा विकसित एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। उपग्रह को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV के बजाय इसरो के GSLV F-16 रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जाएगा, अतः कथन एक सही नहीं है। इसे पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें भूमि विरूपण, ग्लेशियर की गतिविधियां और पारिस्थितिक तंत्र की गतिशीलता शामिल है। यह उपग्रह प्रत्येक 12 दिनों में पूरे विश्व का मानचित्र करेगा, जिससे प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन की लगातार और सटीक निगरानी संभव हो सकेगी, अतः कथन 2 सही है। निसार उपग्रह दोहरे आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार सिस्टम से लैस है। एल बैंड रडार जिसे नासा ने विकसित किया है और एस बैंड रडार जिसे इसरो ने विकसित किया है, यह पृथ्वी का एक साथ 2 रडार आवृत्तियों के माध्यम से अवलोकन करने वाला पहला मिशन है, अतः कथन 3 भी सही है। हिंद महासागर में निम्नलिखित द्वीपों के संदर्भ में उनकी भौगोलिक दूरी के आधार पर उन्हें भारत के पश्चिमतम बिंदु से निकटतम से दूरस्थतम तक सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला मालदीव, दूसरा सेशेल्स, तीसरा मेडागास्कर, चौथा मॉरिशस। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1, 2, 3, 4, विकल्प बी 1, 3, 2, 4, विकल्प सी 1, 2, 4, 3 या विकल्प डी 1, 4, 2, 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। हिंद महासागर में भारत के निकटतम 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट से लेकर भौगोलिक दूरी के आधार पर सबसे दूर स्थित द्वीप राष्ट्र है मालदीव पहला, सेशेल्स दूसरा, मॉरिशस चौथा और मेडागास्कर तीसरा। मालदीव लगभग 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित या भारत के सबसे निकट है। सेशेल्स लगभग 55 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित या मॉरिशस से भी अधिक पूर्व में है। मॉरिशस लगभग 57 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित या मेडागास्कर से भी अधिक पूर्व में है। मेडागास्कर लगभग 47 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित या सूचीबद्ध द्वीपों में सबसे सुदूर पूर्व में है, अतः विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी FSR जारी करता है? विकल्प ए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी, विकल्प बी भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, विकल्प सी नीति आयोग या विकल्प डी वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी भारतीय रिजर्व बैंक। FSR RBI द्वारा प्रकाशित एक अर्धवार्षिक प्रकाशन है। यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है, जिसका नेतृत्व RBI के गवर्नर करते हैं। रिपोर्ट में भारतीय वित्तीय प्रणाली की लचीलापन का मूल्यांकन किया गया है तथा वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों की पहचान की गई है, तो विकल्प बी सही है। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी सेपा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह मुख्य रूप से व्यापार शुल्क और टैरिफ दर कोटा पर केंद्रित है। दूसरा, भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ सेपा स्थापित किए हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केवल 1। FTA की तुलना में अधिक व्यापक है, जिसमें सेवाओं में व्यापार, निवेश और व्यापक आर्थिक सहयोग शामिल है। सेसा मुख्य रूप से व्यापार शुल्क और टैरिफ दर कोटा पर केंद्रित होता है, लेकिन सेपा की तुलना में कम व्यापक होता है। भारत ने मलेशिया के साथ सेसा पर हस्ताक्षर किए हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ सेपा स्थापित किए हैं, अतः कथन 2 सही है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? पहला, यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में किया गया है।
दूसरा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना और सकल घरेलू उत्पाद के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने हेतु इनपुट प्रदान करता है। तीसरा, HCES गरीबी, असमानता और सामाजिक कल्याण को मापने में मदद करता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 2 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी। HCES जीवन स्तर, कल्याण और उपभोग व्यवहार का आकलन करने हेतु घरेलू व्यय पैटर्न संबंधी डेटा एकत्र करता है। HCES का संचालन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 1951 से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी नेशनल सैंपल सर्वे यानी NSS के एक भाग के रूप में किया जाता रहा है। अतः कथन एक सही है। यह सर्वेक्षण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना और सकल घरेलू उत्पाद जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने हेतु इनपुट प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही है। HCES गरीबी, असमानता तथा सामाजिक कल्याण को मापने में मदद करता है। अतः कथन 3 सही है। सीता कुंड मेला, जिसे हाल ही में राज्य मेला प्राधिकरण के अधीन लाया गया है, बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है? विकल्प ए वैशाली, विकल्प बी मुंगेर, विकल्प सी गया या विकल्प डी नालंदा। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। सीता कुंड मेला बिहार के मुंगेर जिले में आयोजित किया जाता है। यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, इसलिए इसे धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व प्राप्त है। मेले के बेहतर प्रबंधन और विकास के लिए इसे अब बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के अधीन लाया गया है। अतः विकल्प बी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में बृहदेश्वर और ऐरावतेश्वर मंदिर किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? विकल्प ए द्रविड़ वास्तुकला, विकल्प बी नागर वास्तुकला, विकल्प सी वेसर वास्तुकला या विकल्प डी बौद्ध वास्तुकला। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।